नमस्कार मित्रों, सहपाठियों एवं शिक्षक साथियों, आप सबों का इस ऑनलाइन और ऑफलाइन चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे ईवीएस के बारे में। ईवीएस में जो है 30 नंबर आता है। ईवीएस में 30 नंबर आता है, जिसमें 15 नंबर जो है प्रॉपर ईवीएस का जानकारी रहता है और 15 नंबर जो है पेडागोजी रहता है। ईवीएस में जो स्पेशल है वो ईवीएस वाले सर पढ़ाएंगे और पेडागोजी हम पढ़ाएंगे। तो ऑफलाइन वाले भी समझ लीजिए कि ऑनलाइन में है और ऑनलाइन वाले भी समझ लीजिए कि ऑफलाइन में है। तो सबसे पहला टारगेट हम रखेंगे कि शनिवार को जो टेस्ट का आयोजन होने वाला है उसमें हम कम से कम समय में कम मेहनत करके ज़्यादा नंबर कैसे लाएं। तो सबसे पहले हमें देखना है कि ईवीएस क्या है। पर्यावरण है। पर्यावरण का मतलब क्या होता है? परिजोर आवरण। परिजोर आवरण, बाहर का आवरण। उससे भी पहले हम देखेंगे कि ईवीएस कौन कौन क्लास तक पढ़ा जाता है। बताइए। ईवीएस क्लास 3 से 5। बहुत गलत जवाब है। पर्यावरण जो है क्लास 1 से ही पढ़ा जाता है। पर्यावरण क्लास 1 से ही पढ़ा जाता है। इसका प्रॉपर रूप से किताब में हम पढ़ते हैं 3 से 5। अब 6 में कैसे पढ़ते हैं? प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा क्लास से पर्यावरण का अलग अलग किताब होता है। कौन सा क्लास से? 6 से। वहाँ से हम देखेंगे अतीत का दुनिया अलग है, भारत का भूगोल अलग है और लोकतंत्र वाला अलग है। तो 6 से अलग हो जाता है, लेकिन 3 to 5 क्या होता है? एक साथ रहता है। इसीलिए हम पर्यावरण की प्रकृति में पढ़ेंगे कि यह एकीकृत रूप से पढ़ाया जाता है। एकीकृत रूप से पढ़ाया जाता है, यानी तीसरा से पाँचवां तक जो पर्यावरण की पढ़ाई होती है उसमें सभी विषयों का समावेशन होता है। हिस्ट्री भी, ज्योग्राफी भी और इकोनॉमिक्स भी, पॉलिटिकल साइंस भी, सब चीज़। इसीलिए पर्यावरण का क्या होता है? एकीकृत। तो इसका प्रकृति क्या है? एकीकृत, यानी मिला जुला कर पढ़ाया जाता है प्राथमिक कक्षा में। प्राथमिक मतलब 1 to 5। तो जब प्राथमिक कक्षा 1 to 5 हुआ तो प्रश्न उठता है कि हम तो पढ़ रहे हैं किताब में 3 से, तो 1 और 2 कैसे पढ़ता है ईवीएस? तो कक्षा 1 और 2 जो है ईवीएस को किस माध्यम से पढ़ता है? कक्षा 1 और 2 जो है भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण को पढ़ता है। आप देखिएगा भाषा वाला किताब में राजा का कहानी रहेगा, जंगल का कहानी रहेगा, पूरा पर्यावरण का चर्चा रहता है। गणित में भी देखिएगा सारा उदाहरण उसी से उठाकर दिया हुआ रहता है। तो कक्षा 1 और 2 में बच्चा ईवीएस कैसे पढ़ता है? भाषा और गणित से। लग रहा है सीरियस हो रहे हैं ना। और तीसरा और पाँचवा में कैसे? एकीकृत होकर सब विषय मिलाकर यहाँ पर इसको बुक अवेलेबल हो जाता है। और यहाँ पर स्पेशल ईवीएस का बुक नहीं होता है क्लास 1 और 2 में, लेकिन 3 to 5 में होता है, जिसमें सभी विषयों का समावेशन होता है। समावेशन किसे कहते हैं? व्यक्तिगत विभिन्नताओं को स्वीकार करना ही समावेशन है। और समावेशन जब आए तो फिर एक और प्रश्न आता है कि समावेशन किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? पियाजे से संबंधित है। और समावेशन से एक और प्रश्न आता है कि समावेशी कक्षा का मतलब क्या होता है? तो आंशिक रूप से दिव्यांग बच्चा के साथ सामान्य बच्चा भी कक्षा कक्ष में
पढ़े, बिना भेदभाव के, बिना पक्षपात के, विशेष सुविधा सहित। क्या क्या सुविधा होना चाहिए? तो यदि दिव्यांग है तो उसको चलने के लिए सीढ़ी ना होकर रैंप का अवस्था होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? जिसको कम दिखता है उसको आगे बैठाना चाहिए, तो संशोधन भी करना चाहिए, तो उसके लिए विशेष सुविधा होनी चाहिए। और पढ़ने के लिए भी विशेष शैक्षणिक योजना होनी चाहिए, ताकि उस आंशिक रूप से दिव्यांग बच्चा को यह ना लगे कि मेरे साथ भेदभाव किया जा रहा है। और यह क्या है? कानून है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको सजा हो सकती है। किस नियम के तहत? आरटी 2009। किस आधार पर यह कानून बना? तो मानवतावादी आधार पर। तो समावेशन है सभी विषयों का। अब 6 to 8 से क्या होता है? सबका किताब अलग अलग हो जाता है। हिस्ट्री का अलग, सिविक्स का अलग, ज्योग्राफी का अलग। तो सबसे पहला पॉइंट हमें देखना है कि ईवीएस कौन सा कक्षा तक पढ़ा जाता है और कैसे। तो पहला दूसरा में कैसे पढ़ता है? भाषा और गणित से। और तीसरा पाँचवा में एकीकृत रूप से किताब से। और छठा और आठवां से क्या होता है? किताब अलग अलग हो जाता है। अब देखेंगे कि ईवीएस को पढ़ाया कैसे जाता है। हाउ टू टीच। सिर्फ यदि किताब से पढ़ाएंगे तो क्या सही रहेगा? हमने आपको सीडीपी में पढ़ाया था बाल केंद्रित, बाल केंद्रित, जैसे पति केंद्रित, तो वहाँ सब जिम्मेदारी किसके पास होता है? पति के पास। तो पति का विरोध नहीं कर सकते हैं। और जहाँ पत्नी केंद्रित रहता है पत्नी का विरोध नहीं कर सकते हैं। यहाँ बाल केंद्रित है तो बालक का विरोध नहीं कर सकते हैं। तो बालक को मन लगना चाहिए, हम ऐसे पढ़ाएं। और कक्षा कैसी होनी चाहिए? उबाऊ नहीं होनी चाहिए। क्या क्या होना चाहिए? रुचिकर होना चाहिए। तो रुचिकर कैसे होगा? सिर्फ क्लासरूम में पढ़ाने से होगा कि क्लासरूम से बाहर जाने से होगा? बाहर भी जाएं। एनसीएफ भी कहता है कि ज्ञान को जो है बाहरी जीवन से क्या करें? जोड़ें। ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ें। तो कैसे पढ़ाएंगे? तो आउट ऑफ स्कूल, विद्यालय से बाहर निकलिए। कह सकते हैं कि विद्यालय की चहारदीवारी से बाहर निकलें, उसके अनुभव से पढ़ाएं, उसको जाकर अलग अलग जगह का अनुभव करवाएं। अनुभव छू कर किया जाता है। जैसे हमको सजीव और निर्जीव मान लिया जाए यदि पढ़ाना रहे तो हम बोलेंगे कि जो तुम्हारा घर है और ये स्कूल है, घर से स्कूल आने में जितना भी वस्तु तुमको मिले सबको नोट करके लाना और यहाँ पर आकर बताना। तो कोई बच्चा आएगा बोलेगा सर हम क्या देखे? तो बकरी देखे, कोई कहेगा गाय देखे, तो कोई कहेगा पहाड़ देखे, कोई कहेगा रोड देखे, कोई कहेगा गिट्टी देखे हैं। तो इस तरह से बहुत सारा चीज़ यहाँ पर आएगा। तब हम उसे बताएंगे कि ये लिविंग थिंग्स है और ये नॉन लिविंग थिंग्स है, ये सजीव है और वो निर्जीव है। तो जब बच्चा एक बार स्वयं करके सीखेगा, स्वयं करके सीखना, तो उसे अनुभव होगा और अनुभव से जो ज्ञान होता है वो ज़्यादा स्थायी होता है। तो यहाँ पर हम एनसीएफ का भी पालन कर रहे हैं और बाल केंद्रित का भी पालन कर रहे हैं। तो पर्यावरण हम कैसे पढ़ाएंगे? स्कूल से बाहर निकलकर, चहारदीवारी से बाहर होकर, एनसीएफ के अनुसार ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़कर, ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़कर। अब बच्चा जहाँ है, जिस स्थान पर है, उसका समझ देकर कि यहाँ क्या है, तो ये पर्वतीय क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, जंगली क्षेत्र है, समतल वाला एरिया है, बाढ़ वाला एरिया है, सुखाड़ वाला एरिया है। तो सबसे पहले उसको आसपास का जानकारी देंगे।
तो स्थानीय जानकारी देंगे। कैसा जानकारी देंगे? स्थानीय जानकारी देंगे। उसको परिभाषा नहीं रटवाएंगे, उसको स्थानीय जानकारी देंगे। सबसे अच्छा कैसे दे सकते हैं? तो वो एक्टिविटीज़ करवाकर, जैसे हम बोले ना कि सजीव और निर्जीव पढ़ाना है, तो उसको जितना भी वस्तु देखा सबको कहिए लिखने के लिए या बोलने के लिए कहिए। या और ज़्यादा पढ़ाना हो तो आप कहिए कि घर में जितना अनाज है सब थोड़ा 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 लेते आओ। सब बच्चा लाएगा तो कोई जो है बूट का दाल लाएगा, कोई खेसारी की दाल लाएगा, कोई आलू लाएगा, तो कोई प्याज लाएगा, है ना। और उसके बाद कहेंगे आप सबको पहचानो। देखिए यहाँ बहुत सारा वेराइटी आ जाएगा। इससे क्या होगा? कम समय में बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों के प्रति जानेगा। जैसे मान लिया जाए चना का दाल ले आए, तब हम उसे बोलेंगे कि देखो ये चना है। अब चना के बारे में थोड़ा सा बता देंगे। तो जो भी चीज़ वो लाएगा ना उसी पर आपको एक्सप्लेन कर देना है, उसी को बता देना है डिटेल से। तो क्या होगा? वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा। ऐसे कहा भी गया है कि आप आत्मसातीकरण बच्चों से तभी करवा सकते हैं जब आप उसका पूर्व ज्ञान जानते हो। तो पढ़ाना वहीं से चाहिए जहाँ बच्चा पहले से पढ़कर आया हो। यानी बच्चा का जो पूर्व ज्ञान है वहाँ से यदि जोड़कर आप पढ़ाते हैं तो समझिए कि आपका बात वो ज़्यादा समझता है, तब वो समझेगा बातों को। ऐसे बताइएगा कि पर्यावरण में इतना सारा चीज़ पढ़ना है, तब बच्चा डर जाएगा। और डराना तो है नहीं, डर नहीं, प्रेम होना चाहिए। तो स्थानीय जानकारी देंगे। फिर उसको हम कहानी के माध्यम से भी पढ़ा सकते हैं कि एक बार हम ट्रेन पर गए थे, बहुत भीड़ थी, जनरल बोगी था, एसी बोगी था, सब चीज़ का जानकारी दे सकते हैं। तो आप स्टोरी के माध्यम से भी बच्चों को पर्यावरण पढ़ा सकते हैं। किसके माध्यम से? स्टोरी के माध्यम से भी आप पढ़ा सकते हैं। गतिविधि करवाकर भी आप बच्चों को पर्यावरण अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हैं। अब आते हैं ईवीएस का 6 थीम। तो अभी तक हमने क्या देखा? ईवीएस कौन सा क्लास तक पढ़ाया जाता है, कैसे पढ़ाया जाता है, कैसे पढ़ाएंगे? तो आउट ऑफ स्कूल, चार दीवारी से बाहर अनुभव करके, वही जो बाल केंद्रित में जो हमने आपको बताया था ना, बाल केंद्रित में बताए थे कि कैसे बच्चों को पढ़ाना है। उसके बारे में सारा जानकारी उस वीडियो में भी देख सकते हैं। तो उसमें भी लिखा हुआ है कैसे पढ़ाना है। लर्निंग बाय डूइंग करके, जीवन से, जो बाहरी जीवन से जोड़कर, प्रत्यक्ष से, अप्रत्यक्ष से, TLM से, शैक्षणिक उपकरण से, उपकरण के माध्यम से, ये सब चीज़ से हम क्या करते हैं? बच्चों को पढ़ाते हैं। अब हम देखेंगे ईवीएस का थीम बहुत इम्पोर्टेंट है, हर बार एग्जाम में 1 नंबर इससे आता है। तो पर्यावरण का 6 थीम है। कितना थीम है? 6 थीम है। क्या क्या है? पहला परिवार एवं मित्र, दूसरा भोजन, तीसरा आश्रय, चौथा पानी, पांचवा यात्रा, और छठा हम जो काम करते हैं और बात करते हैं। अब इसको याद कैसे करेंगे? सबसे आसान तरीका बताते हैं कि मान लिया जाए कि हम लोग आगरा का ताजमहल देखने जा रहे हैं, है ना। तो किसके साथ गए? अकेले जाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा, फ़ोटो कौन खींचेगा? क्योंकि घूमने जब हम जाते हैं तो जिस स्थल को देखने जाते हैं तो वहाँ देखने का उद्देश्य कम और फ़ोटो खींचने का उद्देश्य ज़्यादा हो जाता है। तो फ़ोटो खींचने के लिए मित्र चाहिए, फ़ोटो खींचने के लिए मित्र चाहिए। हम क्यों गए ऐसा प्रश्न नहीं पूछे, इसीलिए परिवार का कोई सदस्य भी साथ में होना चाहिए। और नहीं तो फिर आपकी पत्नी जो है लड़ना शुरू कर देगी कि आप अकेले अकेले चल गए हो, हमको छोड़ दिए। उसको भी लेते जाएं ताकि घर में कोई विवाद नहीं हो। और नहीं तो ताजमहल देख के आए घर में विवाद शुरू, तो सब ताजमहल बेकार हो जाएगा। तो परिवार को ले जाएंगे ताकि कोई झगड़ा नहीं हो, और मित्र को ले जाएंगे ताकि फ़ोटो खींचे। अब जाएंगे तो खाएंगे कि नहीं? खाएंगे। खाएंगे तो क्या? भोजन। और खाएंगे तो प्यास लगेगा कि नहीं? लगेगा न। तब पानी भी पीना है न। और खा पी लिए तो कहाँ रहेंगे?
आश्रय लेना पड़ेगा कहीं ना कहीं, या तो दोस्त के यहाँ या तो होटल में। अब वहाँ पहुँचे कैसे? तो यात्रा करके। कैसे पहुँचे? अब जब सब कुछ वहाँ देख लिए, लौट आए, तब क्या करेंगे? खिस्सा करेंगे, कहानी करेंगे। लेडीज़ रहेगी तो 2-4 लेडीज़ के पास जाके बैठ के कहेगी कितना सुंदर था, ऐसे था, वैसे था, है ना। पुरुष लोग अलग करेगा। तो हम जो काम करते हैं उसका बात करते हैं। तो सबसे पहले आगरा जाना है तो उसको क्या कहते हैं? यात्रा करना। क्या करना? यात्रा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? यात्रा। किसके साथ? परिवार के साथ, ताकि घर आने पर विवाद ना हो। अब फोटो कौन खींचेगा? मित्र। क्या खाएंगे? भोजन। और उसके बाद क्या पिएंगे? और कहाँ रहेंगे? आश्रय। अब तो हो गया, 6 थीम हो गया ने, तो याद रहेगा ने। पर्यावरण का 6 थीम। यात्रा, यात्रा 1, परिवार मित्र 2, और भोजन 3, आश्रय 4, और पानी 5। छठा कौन बच गया? खिस्सा गलबात भी होना जरूरी है, ताकि लोगों को पता चले कि हाँ हम आगरा गए थे, है ना। ज़्यादा उद्देश्य तो यही रहता है कि लोग हमको समझे कि हम भी घूमते हैं, है ना, पैसा वाला हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो पर्यावरण का एक संक्षिप्त उदाहरण समझ में आ गया आपको, यानी ज़्यादा से ज़्यादा अनुभव करवाना है। देखिए, पर्यावरण का कोई स्पेशल CDP नहीं होता है। 15 नंबर जो पर्यावरण का CDP होता है, पेडागोजी जो होता है, 15 में 10 से 12 नंबर जो हम CDP में पढ़ते हैं ना। CDP का मतलब P से पेडागोजी। अब पेडागोजी 90 नंबर का होता है, लेकिन कन्फ्यूजन रहता है कि 30 नंबर का है। P से पेडागोजी। पर्यावरण का पेडागोजी 15 नंबर, मैथ का पेडागोजी 15 नंबर, हिंदी का पेडागोजी 15 नंबर, और लैंग्वेज 2 का पेडागोजी 15 नंबर। 60 नंबर CD। C से चाइल्ड, बालक, और D से डेवलपमेंट, विकास। होता है विषय का नाम बाल विकास। CD बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट, बालक का विकास। तो बालक विकास, बालक का विकास एक सब्जेक्ट हो गया, जैसे मैथ है, या बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान को ही क्या कहा गया है? बाल विकास। क्यों कहा गया है? क्योंकि उसमें विकास के सभी पहलुओं, कौन कौन? शैक्षिक और सहशैक्षिक, शैक्षिक और का समावेशन है। और शैक्षिक और सहशैक्षिक से 2-3 प्रश्न आता है। पहला तो ये कि बाल मनोविज्ञान को बाल विकास क्यों कहा गया। दूसरा आता है पोर्टफोलियो, जिसमें डेटा रखना पड़ता है, किसका किसका? तो शैक्षिक और सहशैक्षिक का। तीसरा आता है CCE से संबंधित प्रश्न। तो CCE का फुल फॉर्म क्या होता है? कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। पूछेगा प्रश्न CCE में पहला C का मतलब क्या है? सतत। सतत का मतलब निरंतर। फिर प्रश्न पूछेगा कि CCE में दूसरा C का मतलब क्या होता है? व्यापक। और फिर पूछेगा व्यापक का मतलब शैक्षिक और सहशैक्षिक। तो 3 और भी होता है, याद है क्या? मूल्यांकन तो हो ही गया। व्यापक, शैक्षिक और सहशैक्षिक में क्या चीज? सर्वांगीण विकास। हाँ, बाल केंद्रित में सर्वांगीण विकास का चर्चा है, जिसमें शैक्षिक और सहशैक्षिक दोनों आता है। तो इससे यही 4 प्रश्न आता है। तो इस तरह से हम बच्चों को पढ़ाएंगे। तो बाल मनोविज्ञान एक विषय है, और उसको कैसे पढ़ाएं? पेडागोजी, जैसे मैथ का पेडागोजी, वैसे बाल विज्ञान का पेडागोजी, बाल विकास का पेडागोजी। इसीलिए नाम हो गया CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी। तो पेडागोजी सबसे है। तो CDP में जो 30 नंबर का सिलेबस है, उसी से सब में, यानी EVS के पेडागोजी में, मैथ के पेडागोजी में 70 से 80% आता है। तो आपको लग रहा होगा कि हम सिर्फ CDP पढ़ रहे हैं, लेकिन नहीं,
आप सीडीपी के साथ साथ ईवीएस का भी पेडागोजी पढ़ रहे हैं, मैथ का भी पेडागोजी पढ़ रहे हैं, सब विषय को आप टच कर रहे हैं। तो जो शनिवार को जो टेस्ट का आयोजन होने वाला है 90 नंबर का कि 150 का, उसमें 90 नंबर पेडागोजी है। कैसे समझ में आ गया? उस 90 नंबर में लगभग 70 नंबर हम पढ़ा चुके हैं। तो यदि आप मेरे नोट्स को अच्छे से पढ़िएगा तो आपको 70 नंबर आ जाएगा। अब 20 नंबर तो आराम से आ जाएगा, थोड़ा मैथ में आ जाएगा, थोड़ा सा उसका पेडागोजी में आ ये क्या कहते हैं, हिंदी में गद्यांश में आ जाएगा, संस्कृत में आ जाएगा, तो मैथ में भी कुछ प्रश्न आ जाएगा, ईवीएस में भी आ जाएगा, ईवीएस भी पढ़ाया गया है, कल भी उसका क्लास होगा। तो क्या होता है कि 70 नंबर आपको आ जाएगा, 20 नंबर उधर से, यानी आप 150 में 90 नंबर शनिवार वाला टेस्ट में ला सकते हैं।